हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं आसान और सरल कॉन्सेप्ट, जिसके माध्यम से इस तरह के प्रश्नों को कम से कम समय में आप हल कर सकें। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह से जब भी 5 लगातार सम संख्या और छोटी या बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। सिंपल आप कीजिएगा, एवरेज माइनस n माइनस 1 का फॉर्मूला आप लगाएंगे। यहाँ हमारा एवरेज क्या है? एवरेज हमारा दिया गया है 26, माइनस करेंगे क्योंकि छोटी संख्या पूछा गया है तो माइनस करेंगे। n हमारा क्या हो गया? 5 लगातार सम संख्या, तो 5 हमारा क्या हो गया? n हो गया, माइनस 1, तो ये हमारा क्या जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4। इस तरह हम कह सकते हैं कि 22 वह सबसे छोटी संख्या है। 5 लगातार सम संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 22 हो गया, और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर मान लीजिए आपसे यहीं पे लार्जेस्ट यानी कि बड़ी संख्या पूछा जाता तो इसका आंसर क्या होता? कुछ नहीं, बस एवरेज जो भी होता वो बड़ी संख्या है तो प्लस करते और n माइनस 1 ही करते। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। अगर इसके अलावा हम बात करें कि दोनों छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या होगा, तो जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो, अंतर निकालना हो, तो क्या करेंगे? 2 इंटू n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न में हमने आपको यह 3 बताया है, एक छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे और अंतर कैसे निकालेंगे। ये तीनों चीज मैंने आपको बता दिया है, इसे ध्यान रखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रमेश सुरेश की आय का अनुपात 5 और 7 है और उनके व्यय का अनुपात जो है 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 की बचत करता है तो सुरेश की आय कितनी है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्रश्न में हमें दिया गया है क्या? आय दिया गया है। आय का अनुपात हम देखें तो 5 और 7 का अनुपात है, 5 और 7 का अनुपात है। वहीं खर्च का अनुपात देखें तो खर्च का अनुपात आपका दे रखा 1:2। यहाँ हम ध्यान देंगे कि दोनों का अंतर बराबर है या नहीं। जब हम अंतर देखते हैं तो यहाँ 4 का और यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, तो हमें इस अंतर को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले के अंतर का नीचे वाले से गुना, नीचे वाले के अंतर का ऊपर वाले से गुना। तो चलिए गुना कर लेते हैं। इसका गुना माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 से गुना हो जाएगा और इसको इसके अंतर से यानी कि गुने 2 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो ये हमारा 5 और 7 ही रह जाएगा और ये हमारा 2:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:4 हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि दोनों में अब अंतर कितने का है। इसका और इसका अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। तो प्रश्न में हमें दिया क्या गया है? उनमें से प्रत्येक 15,000 की बचत करता है, तो अंतर यही तो है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का वैल्यू कितना है? 15,000 दिया गया है। 3 का वैल्यू कितना है? 15,000 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि सुरेश की आय बताएं। तो सुरेश की आय क्या है? 7 का अनुपात है, तो 7 का मान निकाल लेंगे तो क्या निकल आएगा? 15,000/3 गुने में 7। अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए, हल करेंगे तो 3 से हमारा यह कट जाएगा, 5 तिया 15। इस प्रकार हम देखें तो 5 35, 35,000 कितना? 35,000 क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और यही क्या होगी? सुरेश की आय होगी। तो प्रश्न के अंदर बस आपको इतना ही कैलकुलेशन करना था और आपका यह प्रश्न हल हो चुका है। प्रश्न में हमें आय दिया गया था, खर्च का अनुपात दिया गया था, दोनों का अंतर बराबर नहीं था, तो हम दोनों का अंतर हम बराबर किए हैं। बराबर करने के बाद देखे हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, तो 3 का अंतर आ रहा है। 3 का वैल्यू 15,000 है, 15 की बचत करता है तो 3 की वैल्यू 15,000 है। तो हमसे सुरेश का पूछ रहा था, तो सुरेश के अनुपात का मान 7 है, इसलिए 7 का वैल्यू निकालने के लिए 15,000/3 गुने में, क्योंकि 7 का वैल्यू निकालना है तो 7 से गुना कर देंगे। इस प्रकार 35,000 रुपये आ जाएगा, जो कि सुरेश की आय होगी। तो चलिए ऐसे ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान तरीके से हल करना आपको सिखाएंगे। लेते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपको यह वीडियो
आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं प्रत्येक रात को 9:21 पर जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 2800 है, 2800 रुपये है। दुकानदार इसे 3.75% के लाभ पर बेचता है। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? तो देखिए हमें दिया गया है क्रय मूल्य। क्या दिया गया है? हमें दे दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दे दिया गया है और कह रहा है इसे 3.75% के लाभ पर बेचता है। तो अगर इसका हम 375 दशमलव का हटा देंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। प्रतिशत है तो 1/100 भी हो जाएगा। ये हम कर ले तो हमें लाभ पता चल जाएगा कि सामान को जो 3.75 पे बेचा था तो कितना लाभ हुआ। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया 7 चौक 28, 25 चौका 100, 25 से ये चला जाएगा आपका 15 बार में। इस प्रकार हम देखें तो जो हमारा लाभ निकल आया, लाभ कितना दिया है? लाभ कितना आया है? 15 सत्ते 105। हम देख रहे हैं कि 105 का लाभ हुआ है। प्रश्न हमसे पूछ रहा था विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ, इस दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। तो अब देखिए क्रय मूल्य हमारा दिया गया है कितना? 2800 और लाभ कितना है? 105। लाभ कितना है? 105। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2905। ये क्या है? विक्रय मूल्य है और यही क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न थे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अभ्यास करना इस तरह के प्रश्नों का, ताकि इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो बिना समय गवाए कुछ ही सेकंड के भीतर आप उसका आंसर दे सके। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 549160 में से वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए इस प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? गुणनखंड विधि से हल करेंगे और आसानी से हमारा आंसर क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसे अगर हम देखें तो पहले हम जोड़े में कर लें दोनों को। 54 91 60 का जोड़ा बना लें। अब देखिए इसे हम ये किसके स्क्वायर में आता है? तो 7 का अगर स्क्वायर करें 7 49, कितना आएगा? 7 49। तो इसे हम 7 बार में लगा सकते हैं। तो चलिए 7 बार में लगाते हैं। तो 7 49 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 91 उतर आएगा। ये 7 इसमें जुड़ता है, ये आपको पता ही है। तो ये कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया? यह हमारा 14 हो गया। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब यहाँ क्या रखें और यहाँ क्या रखें जिसको गुना करने से इसमें भाग लग जाए। तो देखिए अगर यहाँ हम 4 रखें, यहाँ हम 4 रखें, 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसे गुना करेंगे तो 576 आएगा। 576 आएगा, भाग लग गया। माइनस करेंगे तो देखते हैं यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 1। इसके बाद क्या बचा था हमारा? 60। तो 60 यहाँ उतर आएगा। अब देखिए इसमें क्या 4 प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 148। अब यहाँ क्या रखें, यहाँ क्या रखें और यहाँ क्या रखें जो इसमें भाग लग जाए। तो देखते हैं यहाँ बहुत संख्या निकट आ जाएगी तो 1 से ही हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 से ही लगाना पड़ेगा। 1 से लगाएंगे तो 1481। इससे अगर हम माइनस करें तो देखते हैं आपका यहाँ पे 9, यहाँ 7 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखें तो अगर 79 वह संख्या है, 79 वह संख्या है जो घटाई जाएगी तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 741 का। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो घटाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह संख्या कौन है? 79 है। जो घटाएंगे तो यह जो है यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम लगातार आते रहेंगे और आपको आसान विधि से इन प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर दोबारा देखना चाहते हैं हमारी वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।